बीएनएसएस जब पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उनमें से कुछ टर्म्स मैं आपको आज की इस क्लास में समझाने वाला हूँ। तो उन टर्म्स को आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहली टर्म मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या है? आप लोगों ने इससे पहले इसे मूवीज में कई बार सुना होगा कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आखिर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? ऑल्दो ये 21L में डिफाइंड है बीएनएसएस में, जिसमें वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब एक पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन मजिस्ट्रेट के कहने पे जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फिर भी इसको साधारण शब्दों में समझना है तो ये देखो, जब भी कभी कोई क्राइम कंडक्ट होता है, उसके मौकाए वारदात पे से कौन कौन से एविडेंस मिल रहे हैं या उस क्राइम की स्टोरी बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो है इन्वेस्टिगेशन। उसमें आप कुछ नहीं करते, मतलब उसमें पुलिस वाले ही जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं और अलग अलग तरीके के एविडेंस को कलेक्ट करते हैं जो कि उस क्राइम को या फिर उस स्टोरी को बेस देता है, उस क्रिमिनल केस को पूरा बेस इन्वेस्टिगेशन देता है। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन जस्टिस का पहला स्टेप है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ जस्टिस मिलेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी है तो जस्टिस डिनाई हो जाएगा। आपने आरुषि मर्डर केस सुना होगा, वो इन्वेस्टिगेशन फेलियर का सबसे बड़ा केस है। आप देखो ना, आपने अगर मूवी तलवार मूवी देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से फेल हुआ। इन्वेस्टिगेशन फेल होता है, जस्टिस का फेल होना लगभग तय है। इसके बाद दूसरा वर्ड है इंक्वायरी। 21K में दे रखा है इंक्वायरी। इंक्वायरी आमतौर पे मजिस्ट्रेट करता है ऐसा प्रिलिमिनरी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाय मजिस्ट्रेट, जिससे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने में मतलब कैपेबल बनता है। एक्चुअली क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन एक बार कंप्लीट हो गई तो उसकी पुलिस रिपोर्ट बन के मजिस्ट्रेट के पास आती है। अब मजिस्ट्रेट को ये देखना है, कॉग्निजेंस लेना है, अपने अंडर में लेना है वो केस, तो उसको ये देखना पड़ता है आखिर केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा केस बन रहा है, क्या ग्रेविटी है। उस चीज को समझने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसे हम इंक्वायरी बोलते हैं। एक और इंक्वायरी है, उसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है। उस इंक्वायरी का मतलब होता है जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसे हम उस इंक्वायरी है। लेकिन जो आई से इंक्वायरी वर्ड शुरू होता है उसमें एक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले उसमें एविडेंसेस को एक बार मॉनिटरिंग करता है, देखता है, इसे हम इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ, इट इज अ बेसिस ऑफ कॉग्निजेंस। बिना इंक्वायरी के कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, यानी कि ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। ठीक है, और चार्जेस फ्रेम करने के लिए भी इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के चार्जेस फ्रेम कर रहे हो। फिर इसके बाद तीसरी बड़ी चीज है ट्रायल। एक बार इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट जो होता है वो ये देखता है कि कोई केस बन रहा है कि नहीं, क्या चार्जेस लग रहे हैं, चार्जेस वार्जेस लगा के कॉग्निजेंस ले लिया। एक बार कॉग्निजेंस ले लिया, चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद ट्रायल शुरू होती है। ट्रायल में बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, ट्रायल का पर्पस होता है टू डिटरमाइन द इनोसेंस एंड गिल्ट। कहीं डिफाइंड नहीं है ट्रायल। प्रॉब्लम ये है बीएनएसएस डिफाइन नहीं कर रहा है ट्रायल क्या होती है। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर होता है, इसका प्रोसेस अगर हम मीनिंग इसकी निकालें तो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा ना, गवाही चल रही है, जज के सामने सबूत दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रूफ और डिसप्रूफ की लड़ाई है। कोर्ट क्या काम करता है, प्रूफ और डिसप्रूफ के ऊपर ही कोर्ट काम कर रहा है। तो वो जो सब कुछ हो रहा है वो ट्रायल में हो रहा है। इसमें सबको मौका दिया जाता है, ऑरिएंटम पार्टम ट्रायल का पार्ट है। ठीक है, दोनों पार्टीज को मौका दिया जाएगा, दोनों को सुना जाएगा और दोनों क्या कर रहे होते हैं, अपने पार्ट को साबित करने में लगे होते हैं, प्रूफ करने में लगे जाते हैं। और साबित किस लिए, या तो आप गिल्ट साबित कर रहे हो सामने वाले की, या फिर इनोसेंस साबित कर रहे हो सामने वाले की। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो है, मतलब ये तीन तो एक लाइन के हो गए, इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे रखी है अरेस्ट करने की। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर एक स्पेशल रैंक से ऊपर किसी व्यक्ति को बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट करने की पावर रखता है, उन स्पेशल केसेस को, उन स्पेशल
सेगमेंट ऑफ केसेस को हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस का कैटेगराइज किया है, और जहां पर ये पावर नहीं है उनको हमने नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कैटेगराइज कर दिया। तो बेसिकली जहां पर भी पुलिस एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखती है बिना मजिस्ट्रेट, बिना किसी परमिशन के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, जिन जिन ऑफेंसेस में, उन ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जिनमें आप पुलिस अपने आप से कर सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो थोड़े लाइटर ग्रेविटी के हैं, जिनमें ऑफेंस की हीनियसनेस कम है, तो पुलिस को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको पता ही है, अरेस्ट एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है किसी के लिए भी। तो अगर कोई लाइटर फॉर्म ऑफ ऑफेंस है उसमें भी आप डायरेक्ट जाके अरेस्ट कर लोगे तो गलत है, उसमें जुडिशियल माइंड की जरूरत है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सीरियस तो कम है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए पुलिस वालों को एक वारंट की या फिर एक परमिशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी? मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, देखेगा अरेस्ट होना वाकई में बनता है तो उसे कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये दो, इसके अलावा दो आपने कॉमनली वर्ड और सुने होंगे, बेलेबल और नॉन बेलेबल। उससे पहले बेल शब्द थोड़ा सा और समझ लो। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं, इस क्लास में अपन सब कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 3-4 शब्द पढ़ रहे हैं, और अगली क्लास में मैं आपको और शब्द पढ़ाऊंगा, इसका दूसरा पार्ट भी होगा। खैर, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस से पहले अपन को बेल समझना पड़ेगा। बेल क्या है? जब भी कोई व्यक्ति किसी कस्टडी में है, किसी वैलिड लीगल कस्टडी में है, और उसको उस कस्टडी से बाहर निकालने के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर होता है उसे हम बेल कहते हैं। ऑफेंसेस को भी हमने इन दो कैटेगरी में बांटा है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें बेल आपका अधिकार है, आपका राइट है, उन ऑफेंसेस को हमने बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया। आमतौर पर बेलेबल ऑफेंसेस थोड़े से लाइटर या लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हीनियस ऑफेंसेस हैं जिनमें आपकी मतलब आपको बाहर रखना ठीक नहीं है कोर्ट की परमिशन के बिना। तो ऐसा नहीं है, एक और बात मैं आपकी एकदम क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिलती ही नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम है, एक आम आदमी ऐसा डर जाता कि नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल ही नहीं मिलेगी। नहीं, बेल दोनों केसेस में मिल सकती है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में एज अ राइट मिलती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एज अ डिस्क्रिशन मिलती है। उसमें आपको कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट को आपके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड और फेवरेबल लगेंगे तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगा, कोर्ट को अगर नहीं लगेंगे तो कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट कर देगा। तो बेलेबल ऑफेंस बेसिकली 2(1)(c) में दे रखे हैं, दोनों बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं और उन ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया है बेरेक की लैंग्वेज में। आप तो ये समझो, जिन ऑफेंसेस में बेल एज अ राइट मिलती है वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिन ऑफेंसेस में बेल एज अ डिस्क्रिशन मिल सकती है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स और हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल, कंपाउंड का मतलब आप समझते हो ना, जब चीजें मिल जाती हैं, है ना, तो कंपाउंड बन गया, ऐसे करके साइंस से एक वर्ड आया है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस जब दो पार्टीज आपस की सहमति से कुछ जस्टिस सीख करना चाहती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ ऑफेंस किया, दूसरे व्यक्ति ने उसके अगेंस्ट में किया, बाद में उन दोनों में निगोशिएशन हो गया। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जो अलाउ करते हैं निगोशिएशन, कि भाई आप आपस में निगोशिएट कर लो और आप उस पर ये कर लो। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है नॉन निगोशिएबल ऑफेंस। इनको दो पार्टी आपस में कोई सहमति नहीं कर सकती, ठीक है कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, कंपाउंडेबल आमतौर पे वो ऑफेंसेस होते हैं जो हीनियस नेचर, वो सॉरी लेस हीनियस है, कंपाउंडेबल है क्योंकि, और जो नॉन कंपाउंडेबल है वो थोड़े हीनियस और सीरियस ऑफेंस है। कंपाउंडेबल को समझने के लिए उसको दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और एक विदाउट द परमिशन। इसके लिए आप सेक्शन 359 पढ़ोगे बीएनएसएस का तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। फिर ऐसे भी ऑफेंसेस हैं कि जो बिना परमिशन के भी कंपाउंडेबल हैं, तो वो भी एक कैटेगरी है। इसके बाद दो वर्ड और हैं बस अभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, दो वर्ड और हैं, समन और वारंट। याद रखना, समन और वारंट। मैं समन केसेस और वारंट केस नहीं बता रहा हूं अभी। समन केसेस और समन वारंट केसेस अलग समझेंगे, पहले समन समझो। समन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें
एक मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बुला रहा है, वो समन डायरेक्टली उसी व्यक्ति को भेजा जाएगा और उससे कहा जाएगा इस तारीख को इतने बजे आप यहां पर आ जाओ। ये हो गया समन। वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशू, जैसे समन किसको इशू हो रहा था, उस व्यक्ति को जिसको बुला रहे थे, लेकिन वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है उस व्यक्ति को इशू नहीं होता जिसको बुलाया जाता है। वारंट इशू होता है पुलिस को या फिर किसी और अदर पर्सन को वारंट इशू होता है ये कहते हुए कि जाओ उस व्यक्ति को लेके आओ, उस व्यक्ति की यहां जरूरत है, उस व्यक्ति की गवाही होनी है, जो भी होने, जाओ उसे लेके आओ, विवश करके लेके आओ, लेकिन लेके आओ। इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन टू whom the warrant is given to bring that person. On the other hand, समन क्या होता है? समन में इट इज अ कॉल कि भाई तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अब इन्हीं समन के जो केसेस होते हैं, समन्स आमतौर पे, अब समन केसेस क्या होते हैं थोड़ा सा अलग है, लेकिन समन केसेस क्या होते हैं जो बेसिकली ऐसे केसेस जिनकी सजा 2 साल से कम की है, उन्हें समन केसेस के अंदर कैटेगराइज किया गया। ऐसे केसेस जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा की है, उन्हें वारंट केस में कैटेगराइज किया गया है। तो फिलहाल आप ये 3-4 चीजें, ये 4-5 चीजें आप देखो, है ना। अगले वीडियो और अगले क्लास में मैं आप लोगों को अदर जो वर्ड्स हैं, अदर डोमेन्स हैं, वो और इंपॉर्टेंट चीजें और समझा दूं।